हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। तो आज हम करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर को बिजनेस स्टडीज के कंप्लीट। तो देखेंगे क्या है आज का हमारा टॉपिक, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। हमने लास्ट अपने सेशन में टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। अब उन प्रिंसिपल्स को किस तरह से अप्लाई करना है, उनके जो तरीके होते हैं उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के जो मेथड्स होते हैं वही होते हैं आपकी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या क्या है, कौन कौन सी है ये टेक्निक्स, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टेक्निक जो है आपकी वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये क्या होता है, देखो एक फॉरमैन होता है, आपको मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए हैं, तो उसमें जो थर्ड लेवल होता है, सबसे नीचे का लेवल होता है सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, उसके जो मैनेजर्स होते हैं उस लेवल के वो आपके होते हैं फोरमैन। इनका काम ये होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है इनका वर्कर्स के साथ। ये वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं, उनसे काम कराते हैं। तो इन लोगों पर, फोरमैन पर प्रोडक्टिविटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की है वो बहुत डिपेंड करती है। इन पर ही डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है या अच्छा नहीं होगा। तो जो टेलर थे, FW टेलर, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया इन फोरमैन पर कि हम इनको फंक्शन के हिसाब से, इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन के हिसाब से इन फोरमैन को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक लिस्ट बनाई कि उन क्वालिटीज की जो क्वालिटीज एक फोरमैन में होनी चाहिए। अब भाई ह्यूमन तो कोई परफेक्ट होता नहीं है, तो एक आदमी में सारी क्वालिटीज आपको मिल जाए ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो फोरमैन है उनको उनके काम के बेसिस पर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये 8 के 8 आपके वर्कर से टच में होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं। पहला काम तो इन्होंने ये किया, ये बताया हमें कि एक आपका फैक्ट्री मैनेजर होता है जो आपका फैक्ट्री का मैनेजर है, और आपका प्लानिंग का काम और प्रोडक्शन का काम। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर जो प्लानिंग यहाँ पर होगी, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, काम करना एक्चुअल में, वो आपका अलग कर दिया प्लानिंग से। तो एक तो आपका प्लानिंग इंचार्ज इनका हेड होगा, इधर आपका हेड होगा प्रोडक्शन इंचार्ज जो कहलाएगा। तो इसमें 4 आपके फोरमैन आते हैं, किस किस तरह से, उनका क्या क्या काम होता है देखो जरा मेरे साथ। पहला आपका आएगा रूट क्लर्क। ये क्या करता है, रूट का मतलब होता है रास्ता। ये आपको बताएगा कि आपको किस किस तरह से काम करना है, मींस एक सीक्वेंस बताएगा, पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एक रास्ता आपको बताएगा। ये काम होता है आपके रूट क्लर्क का। सेकंड देखेंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको कैसे कैसे काम करने, काम करने का तरीका बताएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम होता है टाइम एंड कॉस्ट शीट तैयार करना, मींस किसी जॉब को, किसी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए या कितना टाइम लगता है और कितनी कॉस्ट उसमें लगती है, कितनी लागत उस काम को करने में आती है, ये काम होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। इसके बाद फोर्थ है आपका डिसिप्लिनरियन। इसका काम यह है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपके रूल्स और रेगुलेशंस को सब फॉलो करें, मींस डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इस चौथे वाले क्लर्क का, आपका फोरमैन का काम होता है। तो ये 4 तो थे आपके प्लानिंग इंचार्ज के अंडर। नेक्स्ट 4 हैं आपके प्रोडक्शन इंचार्ज में। इनका क्या काम होगा, फर्स्ट है आपका गैंग बॉस, जैसे गैंग होती है उसका बॉस। तो इसका क्या काम है कि जितने भी आपके वर्कर को कोई काम करने में, कोई प्रोडक्ट बनाने में जिन मशीन्स की, टूल्स की जरूरत पड़ती है, उन सबको तैयार हालत में रखना, यानी कि उनको रेडी रखना कि वर्कर्स उनको यूज कर पाए। तो ये काम होता है आपका गैंग बॉस का। सेकंड आता है इसमें आपका स्पीड बॉस। ये इस चीज पर जोर देगा कि आपके जो वर्कर्स हैं स्पीड से काम कर भी रहे कि नहीं कर रहे, और उनको मोटिवेट करेगा, उनसे जल्दी जल्दी, मींस जितना जल्दी पॉसिबल है उस तरह से काम करवाएगा और स्पीड को इंश्योर करेगा, स्पीड बॉस। थर्ड आता है आपका रिपेयर बॉस। अब आपकी फैक्ट्री में मशीन्स हो सकती हैं, बहुत सारी टूल्स हो सकते हैं, तो उनकी आपको मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। हो सकता है किसी में खराबी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस सब चीज को ठीक करना, उसकी ठीक करवाना, इसकी जिम्मेदारी होती है आपके रिपेयर बॉस की। नेक्स्ट आता है आपका इंस्पेक्टर। जो आपके यहाँ काम हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो उस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी आपकी ठीक रहे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन देखेगा, कौन इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्टर। तो ये 4 आते हैं आपके प्रोडक्शन इंचार्ज में। चलिए अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक।
तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक पर, जो है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका क्या मतलब है? देखो, आपको पता है कि स्टैंडर्ड क्या होता है, कि यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, सबकी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना, और फिर जो आगे हमारी एक्टिविटीज़ होंगी उस स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करना। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका जो एक वर्कर है, एक आपका अंदर काम करने वाला जो बंदा है, मान लो वो एक दिन में आपकी 50 यूनिट्स बनाता है किसी चीज़ की, आपके प्रोडक्ट की उसने 50 यूनिट बना ली, एक नॉर्मल एम्प्लॉय। तो आपके लिए अगर आपको इसको स्टैंडर्ड मानोगे तो आप बता सकते हो कि अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय मेरे यहाँ 40 यूनिट बना रहा है तो क्या वो उस स्टैंडर्ड तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया, वो स्टैंडर्ड से कम काम कर रहा है, स्टैंडर्ड से नीचे है। दूसरी तरफ जिस आदमी ने 55 बना दी, 55 यूनिट्स एक दिन में बना दी, तो वो तो बड़ा एफिशिएंट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड से भी ऊपर पहुंच गया, उसने स्टैंडर्ड से ऊपर काम कर दिया। तो इसको कहते हैं आपका स्टैंडर्ड बनाना। और ये तो हमने बात की ह्यूमन एक्टिविटी की, जो आपके वर्कर्स हैं। दूसरी तरफ आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जो चीज़ें आप बना रहे हो, जो मार्केट में कस्टमर को आप दोगे प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की भी क्वालिटी होनी चाहिए। मीन्स आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, जो उन प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्वालिटी होती है, आपको उसको मेंटेन करना है, उसका स्टैंडर्ड बनाकर रखना है। अगर आपके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नीचे चला जाएगा तो आपकी सेल कम होगी। तो इस चीज को बोलते हैं आप स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्ड बना लिया और फिर उसके आगे जो भी आप प्रोडक्शन करोगे वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, एक फेमस आपकी कंपनी है मोबाइल, आपकी एप्पल, आप सब जानते हो उसे। क्यों इतने फेमस क्यों है? क्योंकि वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी की उनकी क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनकी क्वालिटी आप कोई भी फोन ले लीजिए बहुत बढ़िया होती है। तो क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ही इस तरह का है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ये चीज होती है। सेकंड आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं कि भाई कोई फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, कि कोई कंपनी, हमने एप्पल का भी एग्जांपल लिया था, कोई मोबाइल कंपनी ही है, वो अपनी 100 तरह की 100 वैरायटी देती है आपको मोबाइल की, ठीक है। अब 100 वैरायटी दे तो रही है, लेकिन उसकी सेल 100 से नहीं हो रही। उसके पास सिर्फ 10 ही ऐसी वैरायटी हैं, 10 ही ऐसे मॉडल हैं जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है। बाकी जो 90 हैं उससे उसको कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे? उसको क्या करना चाहिए? उसको ये काम करना चाहिए कि 90 का प्रोडक्शन बंद कर दे, क्योंकि इससे तो फायदा ही नहीं हो रहा, और अपनी जो पूरी ताकत है वो लगाए इन 10 पर। इन 10 पर फोकस करना है, और इन 10 का अगर प्रोडक्शन बढ़ा दे, क्योंकि प्रॉफिट ही इससे हो रहा है, मार्केट में चल ही ये वाली वैरायटी रही है, तो आपको इसका ही प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये चीज बोलते हैं आप सिंप्लीफिकेशन, यानी कि अपने प्रोसेस को सिंपल कर देना। जो बेकार की एक्टिविटीज हैं हमारे यहाँ, जिनसे हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, जो फालतू की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हमारे वर्कर्स कर रहे हो या पूरी कंपनी मिलाकर कर रही हो, हमें उन एक्टिविटीज को अवॉइड करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। और जो काम की एक्टिविटीज हैं सिर्फ उन पर ही फोकस हमारा रहेगा। तो ये चीज होती है आपकी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपका मेथड स्टडी। जो आपके टेलर थे उनका मानना ये था, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी इस बारे में बताया था प्रिंसिपल्स पढ़ाते समय, कि हर काम को करने का कोई एक बेस्ट मेथड होता है, और उस मेथड को आपको पता लगाना है, और उसी मेथड से फिर आपको आगे काम करना है, उसी मेथड को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनके मेथड्स का पता लगाओगे कि भाई इस चीज को, इस काम को किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। और जब आपने पता लगा लिया तो फिर देखो सबसे कम टाइम कहाँ आ रहा है, सबसे कम कॉस्ट कहाँ आ रही है। जिस मेथड से सबसे कम टाइम और सबसे कम कॉस्ट आए, उस मेथड को हम फॉलो करें। तो ये होता है आपका मेथड स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है आपका मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इस स्टडी का पर्पस क्या है? इस स्टडी का पर्पस ये है, जितने भी मूवमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले ऐसे हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, या जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ऐसे मूवमेंट हम नहीं करेंगे। इसको भी चलो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ पर देखोगे मेरे साथ कि भाई एक आपकी एंटरप्राइज की 2 ब्रांचेज है, मान लो एक ए ब्रांच है, एक बी ब्रांच है। कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर काम करने आता है बी ब्रांच में, वो आ रहा है इस जगह से, वो यहां से यहां तक बी के पास आएगा, इतना टाइम उसे लगेगा, मान लो 1 घंटा उसे आने जाने में लग जाता है, 1 आवर।
तो इतना टाइम उसका यहाँ लगा। और एक आदमी ऐसा है जो यहाँ रहता है, जहाँ पे आपका बी ब्रांच है, वो उसको यहाँ आना पड़ता है, तो उसे 1 घंटा यहाँ आने में लग जाता है। तो क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट है ये बिल्कुल बेकार की मूवमेंट है। ऐसा भी तो हो सकता है जो एम्प्लॉय यहाँ रह रहा हो वही ए में काम करे इस वाली ब्रांच में, और जो यहाँ रह रहा है वो बी वाली ब्रांच में काम करे। तो इनका जो मूवमेंट है बेकार का, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उनका टाइम बचा सकते हैं। उनका टाइम बचेगा तो हमारा काम बचेगा। 1 घंटा आने जाने में खराब करते हैं, उसमें ही थकान हो जाती है। तो ऐसे मूवमेंट्स जो है हमें वो बिल्कुल खत्म करने हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होता। तो ये आता है आपका मोशन स्टडी के अंदर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपकी टेक्निक जिसका नाम है टाइम स्टडी। हमें टाइम की स्टडी करनी है। किस तरह से, जैसे कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन में बात की थी, हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो हमें हर जॉब का एक स्टैंडर्ड बना लेना है अकॉर्डिंग टू टाइम। सपोज एक आदमी है जो 20 मिनट में 1 यूनिट बनाता है। ठीक है, एक वर्कर आपका 20 मिनट में 1 यूनिट बना पा रहा है, तो 1 घंटे में कितनी बना पाएगा? 1 घंटे में 3 बना ली। सपोज 8 आवर्स का आपका टाइम होता है एक दिन में काम करने का, 1 घंटा लंच वंच का भी निकाल दो तो 7 घंटे बचते हैं। तो 1 घंटे में अगर 3 बना रहा है तो 7 घंटे में कितनी बना लेगा भाई? 7 घंटे में हो जाएंगी आपकी 21 यूनिट। तो हमने अकॉर्डिंग टू टाइम एक स्टैंडर्ड बना लिया कि एक नॉर्मल काम करने वाला एम्प्लॉय जो है वो एक दिन में 21 यूनिट्स आपकी बना रहा है। ठीक है, तो अब हम इसी हिसाब से कंपेयर करेंगे। हम एक अपने जो एम्प्लॉय है, अपना जो वर्कर है, उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक दिन में कम से कम 21 यूनिट तो बनाए, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू टाइम, और इसको फॉलो उसे करे तभी हम कह पाएंगे कि वो सही सही काम कर रहा है। अगर कम काम कर रहा है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे जिस तरह से भी हम करना चाहें, ताकि वो भी एफिशिएंटली वर्क कर पाए। तो ये होता है आपका टाइम स्टडी में। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद फटीग स्टडी। फटीग क्या होता है? एक्चुअली जो वर्कर्स होते हैं आपके, ये जो और एम्प्लॉयज होते हैं, वो काम करते करते थक जाते हैं। कोई तो किसी का काम फिजिकल ज़्यादा होता है, चलने फिरने का, बोझ ढोने का, काम करने का। किसी का मेंटल ज़्यादा होता है, जिसका दिमाग का काम ज़्यादा होता है। अब चाहे फिजिकल काम हो चाहे मेंटल काम हो, आप काम करते करते थक जाते हैं। ह्यूमन है हम, कोई मशीन नहीं है। तो अब जब आप थक जाते हो तो आपको थोड़े से आराम की भी ज़रूरत होती है। उस थकने को पहले तो आप बोलते हैं फटीग। ठीक है, इसके स्टडी का क्या मतलब है? जब आप थक जाते हो तो आपको रेस्ट चाहिए। अब किस काम के लिए कितना रेस्ट चाहिए, दिन में कितनी देर का रेस्ट चाहिए, इस चीज की स्टडी ही आपकी कहलाएगी फटीग स्टडी। तो इसमें 2 चीजें आती हैं आपकी। एक तो अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि जो आपका रेस्ट का इंटरवल होगा वो कितनी देर का होगा। आप भाई 1 घंटे काम कर रहे हो तो 1 घंटे बाद आपको कितना रेस्ट चाहिए? आपको 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, 10 मिनट का चाहिए, 15 मिनट का चाहिए? तो हर काम पर ही आपका डिपेंड करेगा, तो हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि आपको कितनी बार चाहिए आपको जो रेस्ट है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 घंटे बाद रेस्ट चाहिए या आधे घंटे बाद रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि रेस्ट करना जरूरी है, तभी तो आपकी बॉडी फिर से फ्रेश होकर अच्छे से काम कर पाएगी। तो इस पर भी जो टेलर थे उन्होंने फोकस किया कि भाई अगर आपको अच्छे से काम करवाना है तो आपको उन्हें रेस्ट भी देना पड़ेगा, और उस रेस्ट देने के लिए आपको फटीग स्टडी वाली टेक्निक काम में लानी पड़ेगी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टेक्निक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका क्या मतलब है? अभी हमने टाइम स्टडी में एक चीज पढ़ी थी कि भाई एक स्टैंडर्ड जो आपका आउटपुट है जो पूरे दिन का है वो 21 यूनिट्स है। हमने यहाँ इस एग्जाम्पल में बात की थी। अब टेलर ने क्या कहा कि भाई जो आदमी 21 यूनिट बना रहा है, आप उसको मान लो दिन में 100 रुपये, आप 3 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो कितनी पेमेंट कर दोगे? 63 की पेमेंट हो जाएगी उस आदमी को जो 21 यूनिट बना रहा है। अब जो आदमी 25 यूनिट बनाएगा, आप उसको मान लो दिन के हिसाब से उसको भी 63 रुपए दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने क्या कहा कि जो कम काम कर रहा है, जो स्टैंडर्ड से कम काम करेगा, उसको आप उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे। जैसे किसी ने बना दी आपकी 15 यूनिट्स, तो 15 यूनिट्स और 3 रुपए के हिसाब से आपने पेमेंट की, तो आप उसे 63 रुपए पेमेंट मत करो, आप उसे 45 रुपए पेमेंट करो। और जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, मान लो 25 यूनिट बना दी, तो आप उसे 63 नहीं, आप उसे ज्यादा पेमेंट करो, आप उसे 75 रुपए। अगर हम 3 के हिसाब से देखें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, टेलर ने एग्जैक्टली ऐसा नहीं किया था। मीन्स ये 3 रुपए मैंने एग्जाम्पल में ही लिए हैं।
लेकिन हाँ इतना है कि जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है आप उसको ज्यादा पेमेंट करो, और जो कम काम कर रहा है आप उसको कम पेमेंट करो। तो ये होता है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। आपने पीस के हिसाब से पेमेंट की और डिफरेंट की, हर आपका जो वर्कर है उसको काम के हिसाब से अलग अलग पेमेंट करिए आपने। इससे क्या होगा कि जो आपके अंडर काम करने वाले वर्कर्स हैं वो मोटिवेट होंगे, वो सोचेंगे भाई एक दिन में अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे पेमेंट भी ज्यादा होगी, तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी और अच्छा काम आपको कर कर दिखाएंगे। तो ये टेक्निक के बाद आता है आपका लास्ट मेंटल रेवोल्यूशन। इट इज एक्चुअली नॉट अ टेक्निक, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ही बात की थी कि जो मैनेजर्स और वर्कर्स होते हैं उनको अपने माइंड को चेंज करना चाहिए। वर्कर्स क्या, यानी कि दोनों को, मैनेजर्स और वर्कर्स को आपस में लड़ना नहीं है, आपस में साथ मिलकर काम करना है। तो मेंटल माइंड रेवोल्यूशन यानी कि एफर्ट्स फॉर चेंज। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स को साथ में मिलकर काम करना है, इस तरह से उनका अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, अच्छा होगा और उन्हें सक्सेस मिलेगी। तो भाई ये थे हमारे 8 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इनके बीच में जो डिफरेंस वगैरह होते हैं तो वो लोग तो चीज़ तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आपको जब हर चीज़ का मतलब यहाँ पता लग गया तो आपको बात समझ में आ गई। तो आप किसी चीज़ में आपसे डिफरेंस पूछा जाने लगे, भाई टाइम स्टडी में और मान लीजिए मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है, तो अगर आपको दोनों का मीनिंग पता है तो आप आसानी से उसका डिफरेंस भी बता सकते हो, उनको केस स्टडी में अप्लाई भी कर सकते हो। हालांकि केस स्टडीज़ के लिए हम अलग से क्लासेस भी बनाएंगे, वीडियोज़ बनाऊंगा मैं उसके लिए भी, ठीक है। तो फिलहाल आपका ये सेकंड चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपकी क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारी जितनी भी वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं सबको देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं ये सारी वीडियोस। तो हमारी इन वीडियोस को लाइक करें आप, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।